हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर महीने का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और एक ही वीडियो में आपको सारा जो है करंट अफेयर्स इस मंथ का करवा दिया जाएगा। जैसे इसमें जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, चाहे वो आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिक हो, स्पोर्ट्स हो या फिर मिसलेनियस होता है, वो सारे टॉपिक जो है ये एक ही वीडियो में करवाए जाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आपको ये भी बता दें, ये आपका सितंबर लिखा हुआ है और ये आपका आता कब है, तो अगस्त में आया है। ठीक, और इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको जुलाई में मिलेगा। तो आप इसे कंफ्यूज मत होना कि सितंबर 2023 है तो इसमें कौन सा कंटेंट मिलेगा। आप याद रखिए, जिस मंथ में आता है ये पीडी, उसके पहले वाले मंथ में का कंटेंट जो है उसमें रहता है, लेकिन नाम जो है उसके अगले मंथ का होता है। और आप ये भी जान लीजिए, इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी सेंटर, उसमें मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐसे आप टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर सर्च करके भी जो है वहाँ ग्रुप में जाके पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस महीने का सार क्या है, मतलब इस वाले दर्पण में हम लोग क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, एक तो जो आप का इंटरनेशनल वाला पोर्शन है, उसमें क्या है कि मोदी जी को जो है वो अवार्ड दिया गया है फ्रांस के द्वारा, वो हम लोग देखेंगे। चंद्रयान जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बारे में बताया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो इस बार का इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका इकोनॉमिक वाला पोर्शन है। इसमें क्या है कि आपका लगभग 5 से 6 आपका इंडेक्स और रिपोर्ट है। और इंडेक्स और रिपोर्ट से जो है वो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, एक आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है, फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है। उसके अलावा जो है आपका अंकटाड का रिपोर्ट आया है, वो है बहुआयामी निर्धनता जो रिपोर्ट है नीति आयोग का, वो है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा एक और रिपोर्ट लाया गया है आपका निर्यात से संबंधित, वो भी है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये आपके लिए होने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आप जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण जो है उसका कंटेंट और क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे। आपका जो भी सेक्शन है, हर एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और वो भी आपका किस में, एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपने ये दर्पण पढ़ भी लिया है तो आपको जो है आप उसके एमसीक्यू को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके सारे करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नेशनल करंट अफेयर से। राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें जो आपको क्या हुआ है कि हम लोग कंटेंट को मतलब कम शब्दों में जो है, कम क्वेश्चन में ही पूरा कंटेंट देने का कोशिश किया है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है चंद्रयान 3, तो इसमें लगभग आपको जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको बताया जाएगा। देखते हैं प्रश्न को। पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को किया गया, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका प्रक्षेपण LVM-3M4 रॉकेट द्वारा किया गया, ये भी सही है। देखिए, LVM का अर्थ क्या हुआ, LVM इसका अर्थ हो गया लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। जो आप मार्क 3, ये एम से जो है आपका मार्क 3 है, जो आपका पहले GSLV कहलाता था। GSLV मार्क 3 का ही ये दूसरा नाम आपका अब हो गया LMV मार्क 3, और उसका जो वर्जन है M4, उसके द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, LVM-3M4 द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद बोला गया कि इसमें एक विक्रम लैंडर है और एक प्रज्ञान रोवर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। इस बार हम लोगों ने चंद्रयान जो भेजा है उसमें जो है हम लोगों ने एक लैंडर और एक रोवर भी भेजा है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, ये लॉन्च तो हुआ आपका 14 जुलाई को, लेकिन ये पहुंचेगा कब चंद्रमा पे, तो ये 23 अगस्त 2023 को पहुंचेगा। और कहाँ, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। दक्षिणी ध्रुव पे कहाँ पहुंचेगा, तो ये जो है मेंजिस यू क्रेटर जो है वहाँ पे ये पहुंचेगा, मेंजिस यू क्रेटर। तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि वो कहाँ पे पहुँचेगा, तो याद रखिएगा इस क्रेटर के पास जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की उसकी संभावना है। और एक और है आपका, एक है लूना 25। ये क्या है कि अभी हाल ही में रसिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये भी क्या है कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहाँ पे ये लैंड करेगा।
ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया, ये आपका 10 अगस्त को लॉन्च किया गया है, लेकिन ये पहुंच जा रहा है आपका 22-23 तक ही पहुंचने की इसकी भी संभावना है। तो अगर लूना 25 पहले पहुंच जाता है तो ये पहले जो है लैंडिंग कर पाएगा। और जो इंडिया का आपका चंद्रयान 3 है, ये आपका दूसरा ऐसा बन जाएगा और देश हम लोग बन जाएंगे जो कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने में सफल होगा। लेकिन अगर कंट्री वाइज देखें तो हम लोग जो है 4th नंबर में आएंगे, क्योंकि रसिया जो है वो पहले ही इस पे लैंड कर चुका है चंद्रमा पे। तो रसिया, उसके बाद यूएसए, चाइना और उसके बाद इंडिया। इंडिया जो है 4th कंट्री बनेगा जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं, उन सारे फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसका नाम आपका चंद्रयान 3 है। इसका मतलब इसके पहले भी जो है कुछ आपका चंद्रयान गया हुआ होगा। तो जी हाँ, पहला जो आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, वो कब किया गया था, 2008 में किया गया था। और उसमें जो है पहली बार पता चला था वाटर के कुछ ट्रेसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिले थे चंद्रयान 1 के तहत। तो ये भी जो आपका असफल माना जाता है। और जो दूसरा चंद्रयान था चंद्रयान 2, वो आपका कब लॉन्च किया गया, तो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। तो ऑर्बिटर जो है वो अभी तक काम कर रहा है सुरक्षित ढंग से, अभी भी वो काम कर रहा है और जो डेटा है वो प्रदान कर रहा है। लेकिन जो इसका लैंडिंग था वो नहीं हो पाया था, क्रैश लैंडिंग हुआ था, जिसके कारण लैंडर और रोवर जो है वो काम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जो है पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफल होगा और सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और ये कब करने वाला है, तो 23 या 24 अगस्त को जो है ये लैंडिंग करने वाला है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम लोग आखिर इतना जो है एफर्ट क्यों कर रहे हैं चांद पे लैंड करने का। तो बोला जा रहा है कि इसकी लैंडिंग का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है रोवर संचालित करके चंद्रमा की सतह पे जो उसका आपका कंपोजिशन है वो वगैरह जानेंगे और भी कुछ वैज्ञानिक प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। तो ये सारा जो है आपका ये है। और दूसरा साउथ पोल में करने का मतलब क्या है, क्योंकि साउथ पोल पे जो है टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे पानी के जो है प्रमाण मिलने के चांसेज है, इसलिए साउथ पोल आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे। आगे बताया हुआ है कि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन जाएगा। और इस तरीके से कुछ जो है चंद्रयान पृथ्वी से आपका चंद्रमा पे गया है। जैसे पृथ्वी के कक्षा को ये जो है राउंड करते हुए उसके बाद चंद्रमा को 5 बार राउंड करने के बाद ये जो है धीरे धीरे आपका लैंड करेगा। और इसमें जो 3 चीज़ें हैं, एक तो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसका मेन काम है कि उसे जो है चंद्रमा के नज़दीक तक लाना, मतलब चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी तक जो है लैंडर और रोवर को ले जाने का काम जो है इस मॉडल के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि लैंडर के द्वारा वो जो है लैंड करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर इसके अंदर जो मौजूद रोवर है वो यहाँ पे निकल के और जो भी चंद्रमा का मौलिक संरचना है उसके बारे में विभिन्न उपकरणों की सहायता से ये पता लगाएगा। तो ये इसका मेन काम है। लेकिन अब अगर बात करें इसके वजन का, तो मेनली जो वजन आपको जानना है वो आपको रोवर का जानना है कि इसमें इसका जो वजन है वो आपका 26 kg है, ठीक है। और जो आपका लॉन्च किया गया था LV-M3M4 को, वो कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इसका जो वजन था वो आपका पेलोड का वजन कितना था, 3895 किलोमीटर। कुछ एग्जाम में जो है ये आपका पेलोड का भार पूछ लिया जाता है कि कितने पेलोड को ये लेके गया था, पेलोड का भार कितना था। तो याद रखिएगा 3895 किलोमीटर जो है वो पूरे पेलोड का भार था। और ये जो रॉकेट था ये आपका 3 चरण में था, एक का आपका ठोस, तरल और क्रायोजेनिक इंजन जो बोला जाता है, इन 3 चरणों में इस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। तो ये इससे रिलेटेड मेन फैक्ट थे और मेन यही सारा चीज़ पूछा जाता है और ज़्यादा जो है आपको डिटेल में नहीं पूछेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2018, चंद्रयान 3 2023। तो देखो चंद्रयान 1 तो 2008 में गया था, लेकिन चंद्रयान 2 जो है वो आपका 2019 में गया था और चंद्रयान 3 जो है आपका 14 जुलाई को गया है, 14 जुलाई 2023 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है।
आगे है कि हाल ही में विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाई गई गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है। आपको मालूम होगा कि जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस के नेतृत्व में और भी पार्टियों के साथ मिलकर एक नई गठबंधन का निर्माण किया है जिसका नाम इंडिया है। और कुछ इस तरीके से इसे लिखना ज़्यादा सही होगा, INDIA। ये आपका एक एक्रोनेम है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस इंडिया का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक नई गठबंधन बनाया गया। तो ऑप्शन है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूड अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, या इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन इंक्लूड अलायंस, या इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये इसका जो है वो सही फुल फॉर्म है। देखो एक्चुअली में क्या था, जब पार्टी का गठन हुआ तो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। उसके बाद जो है बाकी की जो पार्टियां हैं उनके सजेशन के बाद जो है ये बोला गया कि हम लोग इसके नाम जो है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल होगा, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखेंगे। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंडिया का क्या फुल फॉर्म है। आगे हाल ही में गठित हुई इंडिया गठबंधन के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। आपको वो पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। इसमें 26 राजनीतिक दल है। इसकी पहली बैठक बेंगलुरु में हुई। बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो टोटल पार्टियों की संख्या है वर्तमान में 26 है। हो सकता है इन फ्यूचर बढ़े या घटे, ये अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसमें 26 राजनीतिक दल शामिल हैं। और इसका पहली बैठक जो है वो आपका बेंगलोर में नहीं हुआ था, इसका पहला बैठक जो है वो आपका पटना में हुआ था। ठीक है, नीतीश कुमार के आह्वान के बाद जो है मतलब इस गठबंधन को शुरू करने की बात की गई थी। और इसका पहला बैठक कहाँ रखा गया था, तो पटना में रखा गया था। फिर क्या है कि जैसे ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये गठबंधन बनाया जाता है तो जो NDA है, आपको मालूम होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है NDA का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मेन पार्टी है वो आपका BJP है। तो उसके द्वारा NDA के द्वारा भी जो है एक सम्मेलन किया जाता है और अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कि 38 राजनीतिक दल जो है इसमें शामिल होते हैं। अर्थात अभी वर्तमान में NDA में कितने राजनीतिक दल हैं, तो 38 हैं। और जो आपका इंडिया गठबंधन बना है उसमें कितने 26 हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि लगभग 11 ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि किसी भी में भी शामिल नहीं है, ना ही आपका इंडिया में और ना ही आपका NDA में। और उसमें जो है आपका जो है बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस, ये इसमें शामिल नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में ये शामिल है। तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस ये जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले या देवेंद्र फडणवीस। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो है वो अजीत पवार के द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। और इन्हें शपथ किसने दिलाया, तो गवर्नर जो है, गवर्नर रमेश बैस के द्वारा जो है इन्हें शपथ दिलाया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर जो है रमेश बैस के द्वारा इन्हें गवर्नर ये शपथ दिलाया गया। और वहाँ के अभी CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है अभी महाराष्ट्र के CM हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि इनकी जो मूल पार्टी है वो शरद पवार के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो आपका घड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा, घड़ी चुनाव चिन्ह है। तो उस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी पार्टी से निकल के और कुछ और विधायकों के साथ जो है वो शामिल हो गए NDA में, और जो है उन्होंने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। तो ये जो है इसका मेन क्रक्स था। देखते अगले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है IIT मद्रास अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोलेगा, अबू धाबी, डोडोमा, जंजीबार या काहिरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जंजीबार। जंजीबार जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, किस देश में, अगर पूछा जाए कहाँ खोला जाएगा तो ये आपका तंजानिया में खोला जाएगा। और तंजानिया का जो राजधानी है वो आपका डोडोमा है, लेकिन डोडोमा में ना खोल के ये जंजीबार में खोला जा रहा है। तो IIT मद्रास जो है अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोल रहा है, जंजीबार में। और ये पूछा जाए कि पहला जो है IIT का पहला विदेशी कैंपस कहाँ खोला जा रहा है, तो वो भी आपका जंजीबार ही होगा। इसके बाद क्या है कि IIT दिल्ली जो है वो अपना विदेशी कैंपस खोलेगा कहाँ पे, तो वो आपका खोलेगा अबू धाबी में।
ठीक है, यूएई में जो है वो अपना कैंपस खोलेगा, और यूएई में कहाँ, तो अबू धाबी में। और ये दूसरा ऐसा आपका आईआईटी है जो कि विदेश में अपना कैंपस खोल रहा है। पहला कौन है, तो पहला जो है आपका आईआईटी मद्रास है। तो इन दोनों को याद रखिए कि आईआईटी मद्रास जो है वो जंजीबार में खोलेगा, तंजानिया में, और जो आईआईटी दिल्ली है वो अपना कैंपस कहाँ खोलेगा, तो यूएई अबू धाबी में खोलेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, हाल ही में छोटे अपराधों के मामलों पर में कारावास के स्थान पर जुर्माना का प्रावधान संबंधी विधेयक, उस विधेयक का नाम क्या है, तो जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। इसे जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया, जिसके तहत कितने कानूनों में संशोधन लाया गया। देखो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें छोटे छोटे अपराध के लिए जो है वो आपका सज़ा का प्रावधान था। ठीक है, सज़ा का मतलब हो गया कि आपका जो है कारावास हो गया 2 साल 3 साल या जो भी हो, तो उसका प्रावधान था। लेकिन अगर बोला गया कि इसे जो है एक तो जो जुडिशरी है उस पर लोड पड़ता है, जो जेल है उस पर भी लोड पड़ता है, और जो व्यक्ति है उसका भी जीवन खराब होता है। तो हम छोटे छोटे अपराधों के लिए जुर्माना नहीं मतलब सज़ा नहीं देंगे, उसके बदले हम लोग जो है वो जुर्माना तय करेंगे। तो उसी के तहत जो है बहुत सारे कानूनों में प्रावधान किया गया है, चेंजेस किया गया है। तो पूछा जा रहा है कितने ऐसे कानून हैं जिसमें चेंजेस किया गया है, तो याद रखिएगा 42 ऐसे कानून हैं जिसमें कि ये चेंजेस किए गए हैं। और इन 42 कानूनों का जो है 183 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें ये चेंजेस किए गए हैं। और ये किसी एक मंत्रालय में नहीं है, ये आपका 19 ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे ये जो है कानून आपका रिलेट कर रहा था। तो उन 19 मंत्रालयों में ये आपका चेंजेस किया गया है। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बता दें, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है 2006, तो उसमें चेंजेस किया गया है। भारतीय वन अधिनियम है उसमें चेंजेस किया गया है। चाय अधिनियम है, रबड़ अधिनियम है, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे चेंजेस हो सकते थे उन सभी 19 मंत्रालयों में जो है ये चेंजेस किए गए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कितने मंत्रालयों के अंतर्गत ये चेंजेस हुआ है, 19। कितने प्रावधान में चेंज हुआ है, तो 183 प्रावधान में चेंज हुआ है। और कितने कानून में चेंज हुआ है, तो 42 कानून में। सबसे ज़्यादा जो आपको अगर पूछा जाएगा तो आपका कानून ही पूछा जाएगा, प्रावधान और मंत्रालय जो है वो पूछे जाने की संभावना कम है। फिर भी आप याद रखें कि 42 कानून को चेंज किया गया, उसके अंतर्गत 183 प्रावधान थे, और ये सारे जो है आपको 19 मंत्रालयों से रिलेट कर रहे थे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि ये जो गणना रिपोर्ट आया है 2022, ये कौन सी गणना रिपोर्ट है, तो ये 5वीं गणना रिपोर्ट है। ठीक है, 5वीं मतलब पहला कब हुआ था, तो पहला आपका 2006 में जो है पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 2010 में होता है, और उसके बाद 2014 में, 2018 में, और फिर 2022 में। तो ये जो है आपका 5वीं जनगणना है, बाघों की 5वां सेंसेक्स है, बोल सकते हैं 5 टाइगर सेंसेक्स रिपोर्ट 2022। अब पूछा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को जो है वो पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा जारी किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो आपका अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जारी किया गया। और कहाँ पे ये किया गया, तो जिम कॉर्बेट जो आपका पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे ये आपका किया गया है। जिम कॉर्बेट पार्क या टाइगर रिजर्व में जो है इसका विमोचन किया गया। अब इसी में क्या है कि आपको क्वेश्चन बना सकता है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का विमोचन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा इस बार जो है आपका अश्विनी कुमार चौबे किए हैं, पिछली बार जो है वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, और इस बार किसने किया, पर्यावरण मंत्री के द्वारा। फिर पूछा जा रहा है भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो 3082 है। तो ये भी सही है, भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वो इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 3682 है। और ये जो है आबादी जो है वो विश्व का जितने भी टाइगर है उनका 75% है। ठीक है, मतलब विश्व के बाघों का 75% जो है वो आपके भारत में निवास करता है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो जब पहली बार बाघ जनगणना रिपोर्ट किया गया था तो उसमें बताया गया था कि भारत में मात्र जो है वो 1411 टाइगर बच रहा है। ठीक, और अभी आप देखो तो आपका 2022 में जो है वो कितने हो गए हैं, 3682 हो गया। तो एक लगभग आपका 3 गुना के आसपास, 3 गुना तो नहीं, लगभग 2.5 गुना के आसपास जो है ये आपका पहुंच गया है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती है। आगे पूछा जा रहा है कि अब 2018 से 2022 की अवधि में भारत में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी है, सही है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि आपको
कि 2018 से लेकर 2022 में भारत में बाघों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा 24.1% की वृद्धि जो है वो टाइगर की संख्या में हुआ है। और ये 24.1 कितने में, 4 साल में, 2018 से लेकर 2022 तक में, अर्थात प्रति वर्ष जो है अगर आप देखो तो 6% की वृद्धि जो है इनकी संख्या में हो रहा है। आगे पूछा जा रहा है बाघ गणना रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष पर जारी किया जाता। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये कितने साल पे जारी किया जा रहा था, 2006, 10, 14, 18, 22, अर्थात प्रत्येक 4 साल पे ये जारी किया जाता। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो 9 नंबर का सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर आपका महाराष्ट्र। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है आपका टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ बाघों की जो संख्या है वो आपका कितना हो गया, तो 2022 में बढ़ के जो है 785 हो गया। आप देखो 2018 में क्या था कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मात्र 2 का अंतर था, लेकिन 4 साल में सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि देखा जाए तो आपका किस राज्य में हुआ है, तो आपका मध्य प्रदेश में लगभग 200 से ज़्यादा जो है संख्या में वृद्धि हो गई है बाघों की संख्या में। तो सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर देखा जाए तो कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444, ये सारे जो है इसमें दिए हुए हैं। फिर यूपी का भी देख लेते हैं, यूपी में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो यूपी में बाघों की कुल संख्या जो है 2022 में कितना था, 205 था। जो 5वीं जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 205 है और ये किस स्थान पे आ रहा है, 8वें स्थान पे आ रहा है। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 101 और राजस्थान में 88, ये जो है बाघों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या होता है कि कभी कभी जो आपके टॉप के स्टेट है वो हटा के और जो फेमस है जैसे बड़े स्टेट है यूपी, बंगाल, राजस्थान, इनके पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन जो है सबसे ज़्यादा टाइगर वाला है। तो लगता है कि हाँ बंगाल जो है बंगाल टाइगर होता है तो सबसे ज़्यादा बंगाल में होगा, लेकिन बंगाल से भी ज़्यादा जो है आपका यूपी में बाघों की संख्या है। तो याद रखिएगा यूपी में 205, बंगाल में 101 और राजस्थान में 88। फिर आगे इसमें बताया गया है कि ये जो सारे राज्य हैं इनमें बाघों की संख्या में जो है वो 2018 की तुलना में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ऊपर हम लोग जो भी ये 10 स्टेट को देखें उनमें, लेकिन जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, मतलब ये 5 स्टेट कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां बाघों की संख्या में जो है वो आपका कमी देखी गई है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन से राज्य में जो है बाघों की संख्या में 5वीं जनगणना रिपोर्ट के अनुसार गिरावट देखी गई है। तो इन 5 में से जो है आप याद रखिएगा अरुणाचल, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सारे राज्य हैं जहां बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। देखो पहले हम लोगों ने देखा कि किस राज्य में जो है बाघों की संख्या अधिक है, तो एमपी में था, एमपी के बाद फिर आपका कर्नाटका में था। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पार्क में आपका किस टाइगर रिजर्व में जो है बाघों की संख्या आपका सबसे ज़्यादा है। जिम कॉर्बेट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो आपका किस में मिलेगा, तो आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां बाघों की कुल संख्या कितनी है, 260 है। उसके बाद जो अच्छा ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये जो है आपका जो स्टार्टिंग किया गया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अंतर्गत जिम कॉर्बेट जो है वो आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपका जिम कॉर्बेट में 260 हो गया। उसके बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व में वहाँ पे कितना है, तो 150 जो है बाघों की संख्या है। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका जो है कर्नाटका में है। कहाँ, कर्नाटक में आपका मिल जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उसके बाद फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटका में है। देखो ये सारे जो भी आपको दिए हुए हैं ना, ये सारे जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, और कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया ताकि आप जो है एक बार इससे रिवाइज कर लें।
ऐसे बता ही दे रहा हूँ। जो आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो आपका मध्य प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यूपी में है। मद्दूमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में है। अंधेरी आपको मालूम होगा एक जगह है महाराष्ट्र में, तो याद रख सकते हैं। टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में है। और जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अभी जो है भारत में कितने टोटल टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा भारत में जो है अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 53। 53 टाइगर रिजर्व जो है भारत में वर्तमान में है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, और ये जो जारी किया गया था ये आपका किया गया था 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब 29 जुलाई है क्या? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है आपका टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे जो है आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, तो उस दिन जो है ये जारी किया गया था। उसके पहले आपको मालूम होगा कि ये जो है अप्रैल में एक और रिपोर्ट आई थी जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया था 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को। उस दिन क्या था कि 9 अप्रैल को जो है वो आपका जो टाइगर रिजर्व है, अभी हम लोगों ने देखा कि कब शुरू हुआ था जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और ये 2023 में इसके कितने साल पूरे हो गए? तो ये जो है आपका 50 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, तो 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है एक अंतरिम रिपोर्ट जारी किया गया था। अंतरिम रिपोर्ट करने का मतलब ये कि एक रिपोर्ट जारी किया गया था इस रिपोर्ट के पहले, और उसमें बाघों की जो कुल संख्या है वो आपका बताया गया था कि 3126 है बाघों की कुल संख्या। तो खैर आपको वो नहीं याद रखना है, 3167 है, आपको वो याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वो आपका कितना है? वो आपका 3682 है। 3682 अभी वर्तमान में बाघों की कुल संख्या है। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 12 जुलाई 2023 में इसरो के द्वारा किस देश के DSSAR पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा कि जुलाई 2023 में जो है इसरो के द्वारा एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया था। उसके साथ ही 6 और उपग्रह लॉन्च किए गए थे, अर्थात 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और वो किस देश के थे? तो वो आपका सिंगापुर का था। और ये आपका लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो ये आपका श्रीहरिकोटा से किया गया था। और किस पूछा जाए कि किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? तो ये PSLV के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा PSLV। और PSLV में कौन सा? तो PSLV C56 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि सफलतम उड़ान रहा था। और ये आपका सिंगापुर का था। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये थी कि इस रॉकेट का जो मलबा है, मतलब इन उपग्रहों को जो है उसके ऑर्बिट में छोड़ने के बाद इन उपग्रहों का जो ये रॉकेट का जो मलबा है उसको पृथ्वी के नज़दीक रखा गया, 300 किलोमीटर की दूरी पे रखा गया। और उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर बोला जा रहा है कि 2 महीने के अंदर जो है ये वापस पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आकर और ये नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो अंतरिक्ष में कचरा होता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे बोलते क्या है? उसे डिब्री बोलते हैं, डिब्री। तो उस कचरे में जो है कमी आएगी, इसलिए ये उपाय किया गया है कि जो रॉकेट के अवशेष होंगे उन्हें पृथ्वी की नज़दीकी कक्षा में लाके रखा जाएगा, ऑर्बिट में रखा जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे करके जो है वो 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे, खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रयोग जो है इस बार इसरो के द्वारा किया गया है। बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि DSSAR जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, किसका? सिंगापुर का, जिसे लॉन्च किया है इसरो ने। किसके मदद से? तो PSLV C56 के मदद से। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो सेक्शन है वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। उम्मीद है कि आपका जो है नेशनल का जो टॉपिक था राष्ट्रीय घटनाक्रम वो आपका क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आप जो है पिछले महीने का भी करंट अफेयर्स, पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर्स जो है PD का, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। एक अलग सेक्शन बना हुआ है प्रतियोगिता दर्पण का, वहाँ पे आपको सारे महीने के मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो याद रखिएगा SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन है
ये आपका भारत ने किया है। और पहले ये क्या था कि ये आपका व्यक्तिगत रूप से होने वाला था, ठीक है, मतलब सारे देश के प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में आने वाले थे, लेकिन क्या है कि भारत ने जो है इसे आपका ऑनलाइन अर्थात बोला जाए इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बार ये आयोजन किया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इस बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था और ये सारे देश के जो मेंबर है वो नहीं आए थे, ठीक। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि इस बार का जो है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन था, उसका थीम था आपका टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इस बार का थीम क्या था, टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। अब पूछा जा रहा है कि इस थीम में जो है सिक्योर का में आर का क्या अर्थ होता है। देखो ये जो सिक्योर है ये आपका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है और इसमें जो है ये आपका एक्रोनिम है, इसका एक अपना मतलब होता है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि आर का मतलब क्या है। तो देख लेते हैं आर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है रिसर्च फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रीजनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या रीगेन द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो याद रखिएगा इस जो आर का फुल फॉर्म है वो है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब एक दूसरे का जो बाउंड्री है, क्षेत्रीय का बाउंड्री है उसे ध्यान रखना है और उस देश का जो है संप्रभुता का पालन करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि संप्रभुता और उस देश का जो क्षेत्रीय एकता है उसे जो है हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो है इसमें सिक्योर में आर का अर्थ है। अब हम लोग पूरा देख लेते हैं कि सिक्योर का अर्थ क्या होता है। तो देखो सिक्योर में बोला गया कि हम लोग जो एससीओ कंट्री हैं वो सारे एससीओ कंट्री जो है वो इन 5 चीज़ों पे, 5 नहीं ये 6 चीज़ों पे फोकस करेंगे। किस पे? सिक्योर पे। सिक्योर में एस का मतलब हो गया सिक्योरिटी पे, दूसरा हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तीसरा हम लोग कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। सी से आपका कनेक्टिविटी हो गया। यू क्या है कि हम लोग जो है यूनिटी को प्रदर्शित करेंगे, अपने में जो है वो यूनिटी रखेंगे। फिर आर, आर का मतलब हो गया रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और फिर ई का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल। तो इन 6 चीज़ों के ऊपर जो है एससीओ कंट्री ने बोला कि हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और इस बार का जो थीम था वो यही था टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। अब देखते हैं कि एससीओ का 9वां सदस्य क्या बना, कौन बना है। देखो इस बार का जो एससीओ है उसमें एक नए सदस्य की को मंजूरी दी गई है। तो वो 9वां सदस्य कौन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है मिस्र, कतर, ईरान या सऊदी अरब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ईरान को जो है एससीओ का 9वां सदस्य बना दिया गया। पहले क्या था कि एससीओ में 8 मेंबर थे और इस बार जो है एक मेंबर और ऐड हुआ, कौन सा? तो ईरान, ईरान को ऐड किया गया है। अगर बात करें एससीओ की कि एससीओ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए एससीओ का जो स्थापना है वो औपचारिक रूप से कब हुआ था। तो औपचारिक रूप से इसका हुआ था 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, औपचारिक रूप से। लेकिन क्या है कि उसके पहले भी जो है एक क्या था, संघाई 5 करके एक बना हुआ था संगठन, संघाई 5, जिसमें 5 कंट्री थे। 5 कंट्री में जो अभी आपके कंट्री थे वो आपका मिडिल ईस्ट का था, जैसे कि आपका कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, ये 3 थे। इसके अलावा जो है चीन और रसिया, ये 5 कंट्री मिलके जो है वो आपका संघाई 5 का निर्माण किए थे। उसके बाद क्या होता है कि 2001 में इन सारी कंट्री ने मिलके बोला कि हम लोग जो है एक नया ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम होगा एससीओ, ठीक है, एससीओ। और उसमें इन्होंने ऐड किया किसे? तो उज्बेकिस्तान को ऐड किया, उज्बेकिस्तान को इन्होंने ऐड किया। और ये इनका मेंबर कितना हो गया? तो 6 कंट्री हो गया। कितनी कंट्री? 6 कंट्री हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है बाद में कि एससीओ में जो है भारत की एंट्री होती है। किसकी? इंडिया का एंट्री होता है। और जब इंडिया का एंट्री हो रहा था तो चाइना के द्वारा बोला गया कि इसमें जो है वो पाकिस्तान को भी लाया जाए, पाकिस्तान को। तो इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्री को जो है 2017 में क्या है कि इसका मेंबर बना दिया जाता है एससीओ का, ठीक। तो टोटल कंट्री की संख्या कितना हो गया? पहले 5 था, संघाई 5 तो 5 थे, फिर उज्बेकिस्तान को लाया गया 6 हो गया, फिर इंडिया पाकिस्तान को लाया गया तो 8 हो गया, और अब जो है ईरान को लाया गया तो 9 हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एससीओ फॉर्म होता है।
तो याद रखिएगा कि एससीओ का स्थापना कब हो रहा है, तो आपका 2001 में इसका स्थापना हुआ है औपचारिक रूप से। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में क्या कौन करेगा। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको ये नहीं देगा कि कौन से साल में हुआ, 2023 में, 2024 में, ये मेजबानी कौन किया, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि 23वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया, 24वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन की, मतलब पार्टिकुलर जो है उसका बता दिया पूछा जाता है कि ये जो शिखर सम्मेलन था इसका मेजबानी कौन किया। तो अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो याद रखिएगा 24वां जो है वो आपका 2024 में होगा और उसकी जो मेजबानी करेगा वो आपका कजाकिस्तान करेगा। कजाकिस्तान आपका जो है मेजबानी करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और अगर पूछा जाए कजाकिस्तान में कहाँ, तो अस्ताना जो इसका स्टेट है, अस्ताना में ये मतलब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा या फिर किया जाएगा ये सम्मेलन। तो ये आप याद रखिएगा। और पूछा जाए कि 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 23rd, तो ये आपका भारत में हुआ था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। तो कोई जगह जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न भी जो है वो आपका एससीओ से ही रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन संघाई सहयोग संगठन के बारे में गलत है। ऑप्शन है संघाई सहयोग संगठन का औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2001 में इसकी स्थापना हुई है 15 जून को, तो ये सही हो गया। भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत जो है इसमें कब ऐड हुआ था, 2017 में, और इसके साथ जो है पाकिस्तान भी ऐड हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान जो है इसके संस्थापक सदस्य नहीं हैं। फिर बोला जा रहा है वर्तमान में एससीओ की कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 9 है। तो ये भी सही है, वर्तमान में जो एससीओ की कुल संख्या मेंबर की संख्या वो आपका 9 है। और अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो एससीओ और जो है विश्व के 40% जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना, 40% को। और लैंड कितना, तो 22% लैंड जो है पूरे विश्व का वो एससीओ मेंबर के पास है। और पूरे अर्थव्यवस्था का, विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका एससीओ है। तो इस लिहाज से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने जो एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा है इसमें। जैसे एससीओ में जितने फैक्ट आपके बन सकते थे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था, वो सारे आपको पूछा गया। और अगर क्वेश्चन का लेवल देखो तो आपका जो है दोनों है, मतलब आपका एसएससी टाइप का भी लेवल है और थोड़ा हायर में अगर आप जाओ तो हायर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो ओवरऑल ये आपको दोनों का तैयारी करवा रहा है। और कंप्लीट जो भी टॉपिक होगा उसका कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा ताकि उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपका ना छूटे। फिर नीचे में वही बताया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रीय बैस्टिल डे के मुख्य अतिथि कौन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, यूक्रेन के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा कि फ्रांस का इस जो राष्ट्रीय बैस्टिल डे था उसमें भारत के प्रधानमंत्री को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और कौन है भारत के प्रधानमंत्री ये बताने की जरूरत नहीं है, मोदी को बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। और ये जब ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्रीय बैस्टिल डे में पार्टिसिपेट किए हैं। इसके पहले क्या है कि 2009 में जो है किन्हीं मनमोहन सिंह को जो है बुलाया गया था, इसमें जो इनका राष्ट्रीय बैस्टिल डे होता है उसमें बुलाया गया था। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो कि इस डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक। और ये मनाया कब जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ये मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को। कब, 14 जुलाई को जो है फ्रांस का राष्ट्रीय बैस्टिल डे मनाया जाता है। और उस दिन हुआ ये था कि वहाँ का जो जेल था, ठीक है, ये जो बैस्टिल है वो एक जेल था। वहाँ पे जेल में जो ये जो जेल था बैस्टिल में, वहाँ पे जो भी क्रांतिकारी कैद थे उन सभी को छुड़ाने के लिए जो है उस पर हमला नागरिकों के द्वारा किया जाता है और बहुत सारे लोग जो है उसमें शहीद भी हो जाते हैं। तो उसी की याद में जो है ये मनाया जाता है। वहाँ का फ्रांस का राष्ट्रीय डे, नेशनल डे जो है वो मनाया जाता है। और उसे जाना किस रूप में जाता है, तो बैस्टिल डे के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट मालूम हो गया होगा कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इस पर कौन जो है मुख्य अतिथि थे। आगे हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ द ऑनर,
ये किसे दिया गया? इसका रीजन नहीं होगा, ये आपका लीजन है, लीजन ऑफ द ऑनर। ठीक, लीजन ऑफ ऑनर जो है किसे दिया गया? तो ये आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किसे? नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया गया है। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और फैक्ट था, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे पूछा जा रहा है कि यूएसए के राष्ट्रपति कौन है। कभी कभी क्या होता है कि इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं इन सारे के बारे में। तो यूएसए के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता? ये आपके कौन है? जो बाइडन है। जो बाइडन जो है वो यूएसए के अभी राष्ट्रपति है। जर्मनी के चांसलर कौन है? ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखिए। ओलाफ ओलाफ स्कोल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ओलाफ स्कोल्ज जो है वो अभी कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं। फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री, तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, जेलेंस्की। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, हो गया क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा हॉरिजन 2047 क्या है। तो हॉरिजन 2047 क्या है? भारत और रूस द्वारा विकसित मिसाइल, ये नहीं है। भारत और फ्रांस द्वारा विकसित विमान, ये भी नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास, ये भी गलत है। भारत और फ्रांस जो है आपसी संबंधों का 2047 तक कैसे बढ़ाएंगे, उसकी एक रणनीतिक रूपरेखा जो है वो आपका कहला रहा है हॉरिजन 2047। और इसके ऊपर जो है दोनों देशों के बीच जो है सहमति दर्ज की गई है। दोनों जो है इस दस्तावेज को स्वीकार किया है। तो याद रखिएगा हॉरिजन 2047 क्या है? भारत और फ्रांस के बीच आपसी संबंधों को 2047 तक कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी एक रणनीतिक रूपरेखा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है जुलाई 2023 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोला है? ऑप्शन है ब्रोडो, मार्सिले, टूलूज या स्ट्रासबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रोडो। ठीक है, ब्रोडो जो शहर है वहाँ पे ब्रोडो नहीं सॉरी मार्सिल में जो है भारत अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और मार्सिल को ही दूसरा नाम है मार्से, इसे मार्से भी बोला जाता है। और अगर इसका इंग्लिश आप देखोगे तो ये आपका इस टाइप से लिखाता है। ठीक है, तो ये आप जो शहर है मार्सिले या मार्से, वहाँ पे जो है भारत अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जैसे भारत की में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है। तो वैसे ही आपको जो मालूम होगा इमैनुअल मैक्रोन, कौन? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो आपको देखने में मिलते हैं फ्रांस के। तो इमैनुअल मैक्रोन क्या है? वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या फिर वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपको बताना है। इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, तो देखो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति जो है वो आपका फ्रांस में ज़्यादा पावरफुल है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है भारतीय प्रधानमंत्री के यूएई दौरा पर निम्नलिखित में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो यूएई के दौरे पे गए थे। तो उस दौरे पे जो है वो कौन सा समझौता हुआ? दोनों देशों ने अपनी मुद्राओं में व्यापार करने पर सहमत हुए, तो ये सही है। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ा गया, ये भी सही है। यूपीआई को जो है वो आपका यूएई में स्टार्ट किया जाएगा और वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ जो है इसकी सहमति हुई है। फिर है आईआईटी दिल्ली में पहला विदेशी कैंपस अबू धाबी में खोलेगा। देखो में नहीं होगा, आईआईटी दिल्ली जो है अपना पहला विदेशी कैंपस अबू धाबी में खोलेगा, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों देश जो है अपनी मुद्राओं में व्यापार करेंगे। आपको मालूम होगा यूएई का मुद्रा क्या है? ये आपका दिरहम है और भारत का जो है रुपी है। और ये दोनों जो है वो अपने आपस में व्यापार करने पर सहमत हुए, डॉलर को अलग रख के। ठीक है, डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी जो है ये दोनों देश अपनाएंगे। आगे पूछा जा रहा है
कि COP28 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखो COP28 जो है 28 इस बार कहाँ होने वाला है, तो ये आपका सऊदी अरब में ही होने वाला है। और इसके लिए क्या है कि यहाँ के जो सऊदी अरब के सुल्तान है उन्होंने जो है भारतीय प्रधानमंत्री को बोला है कि आप आइएगा, तो एक तरीके से इन्वाइट किया। तो क्वेश्चन बनता है कि COP28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, सऊदी अरब करेगा, और ये आपका नवंबर दिसंबर के मंथ में होने वाला है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है। देखो 2-3 इंडेक्स दिए हुए हैं, उन सारे इंडेक्स को हम लोग देखेंगे। और इंडेक्स से प्रश्न कैसे आते हैं पहले ये जान लेते हैं। एक तो आपको पूछ लिया जाता है कि इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है। दूसरा कि कौन सा देश जो है टॉप पे है, कौन सा देश जो है वो बॉटम में है, ठीक है, कौन सा देश बॉटम में है। और फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देश जो है वो उनका क्या मतलब रैंक है, ये पूछ लिया जाता है। और फिर एक ये पूछा जाता है कि वो इंडेक्स जो है जारी कौन करता है, जारी कौन करता है वो भी पूछा जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 126 से 135, 107 या 163। तो याद रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है 163 देशों में भारत का जो स्थान है वो आपका 126 है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि 126/163 जो है वो इस बार का रैंक है। 163 देशों में इंडिया जो है 126वें नंबर पे है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स ये जारी कौन करता है। तो ये एक सिडनी का मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक एनजीओ है, उसके द्वारा ये किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये कोई जैसे वर्ल्ड बैंक टाइप का संस्था नहीं है, उसके द्वारा ये जारी नहीं किया जा रहा है। अब उसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांत और अशांत देश क्रमशः कौन है। ऑप्शन है आइसलैंड, अफगानिस्तान, डेनमार्क, यमन, आयरलैंड और सीरिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी सूडान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आइसलैंड और अफगानिस्तान। आइसलैंड जो है वो सबसे शांत देश के में आता है, और जो अफगानिस्तान है वो जो है उसका रैंक दिया गया 163। ये सबसे अशांत देश में इसका काउंट किया जाता है। तो उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। देखो जो सर्वोच्च रैंकिंग इसमें मिला है वो आपको मिला है किसको, आइसलैंड को मिला है। किसे, आइसलैंड। और आइसलैंड जो है ये नंबर 1 पे, उसके बाद डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद आयरलैंड। तो ये 3 कंट्री जो है आपके टॉप में है, ठीक, ये याद रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाए कौन सा जो है कंट्री है आपका वो आपका निचले पायदान पे है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो अफगानिस्तान है वो सबसे निचले स्थान पे आपका 163। मतलब सबसे अगर अशांत देश बोला जाए तो वो आपका अफगानिस्तान है। उसके बाद यमन और सीरिया, ये 3 टॉप के ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा अशांति वाले देश है, ठीक है, यहाँ पे पीस नहीं है। फिर इसमें रूस का भी बता दिया गया है। रूस जो है 158 नंबर पे है, और यूक्रेन जो है 157 नंबर पे है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रूस और यूक्रेन का कौन सा स्थान है। तो रूस 157, ये यूक्रेन 157 और रूस जो है 158 इसमें दिया गया है रैंक। फिर भारत के पड़ोसी की अगर बात करें तो भारत में मतलब पड़ोसी में सबसे अच्छा रैंक जो है वो आपका भूटान में ज़्यादा आपका पीस मिलेगा, और उसके बाद आपको नेपाल मिलेगा, चीन मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। तो ये सारे सभी पड़ोसी देश जो है वो भारत से अच्छे स्थिति में है। जबकि ये भारत का स्थान कितना 126 है। और भारत के नीचे कौन कौन है, तो एक आपका म्यांमार है और दूसरा जो है पाकिस्तान है। म्यांमार 145 और पाकिस्तान जो है 146 नंबर पे है। तो ये सारा जो मतलब कंप्लीट आपको ये इंडेक्स बता दिया गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है। देखो ये जो इंडेक्स है इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा शहर जो है वो रहने लायक सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो उसका इंडेक्स ये जारी किया गया, और ये जारी किसके द्वारा किया गया, तो ये एक संस्था है EIU, उसके द्वारा ये जारी किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ये कहाँ की संस्था है, तो एक ब्रिटेन की संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया। तो पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त शहर कौन है।
ऑप्शन है वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न या सिडनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का जो है वियना, वो जो है सबसे उपयुक्त शहर माना गया है। इसमें क्या है कि टोटल 173 देशों का रैंक किया गया है। ठीक है, 173 मतलब शहरों को रैंक किया गया है और उन शहर में नंबर 1 पे आपका वियना आता है, जिसमें जो रैंकिंग का एक वैल्यू होता है 100, उसमें से 98.4 जो है इसी नंबर प्राप्त हुआ है, 98.4 मार्क्स प्राप्त हुआ है। और अगर पूछा जाए कि भारत के कितने ऐसे शहर हैं जिसे इसमें स्थान मिला है, तो भारत के 5 ऐसे शहर हैं जिसे इस इंडेक्स में स्थान मिला है। और वो 5 शहर कौन कौन है उन सभी को हम लोग आगे देखेंगे। पूछा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है, वियना है। उसके बाद कोपेनहेगन है, 98 पॉइंट है उसका, और मेलबर्न जो है 97.7 के साथ थर्ड नंबर पे है। तो ये 3 जो शहर है वो आपका सबसे टॉप पे है रहने के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर लिस्ट जारी किया गया कि कौन से 10 ऐसे शहर हैं जो कि मतलब नीचे से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे बिल्कुल रहने की सुविधाएं उपयुक्त नहीं है, यह सबसे कम उपयुक्त शहर है रहने के लिए। तो एक आपका आता है सीरिया, सीरिया का शहर है दमिश्क, जो कि पिछले 3 साल से जो है सबसे निचले स्थान पे कंटिन्यू है दमिश्क। उसके बाद त्रिपोली लिबिया का, फिर अल्जीरियस, ये अल्जीरिया का शहर। ये तीनों जो है आपका टॉप के 3 बॉटम शहर हैं जहाँ पे रहने का जो सुविधाएं हैं वो बोला जाता है कि रहने योग्य नहीं है ये। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए सबसे खराब शहर कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा दमिश्क जो है वो सबसे खराब शहर है। सबसे उपयुक्त कौन सा था, तो वो आपका था ऑस्ट्रिया का शहर वियना। उसके बाद है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 173 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं। तो याद रखिएगा भारत के 5 ऐसे शहर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। और उन अगर 5 के बारे में हम लोग देखें तो एक तो आपका कैपिटल आ जाता है दिल्ली, उसके बाद मुंबई, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई के बाद फिर आता है आपका अहमदाबाद, फिर चेन्नई और बेंगलुरु। तो ये 5 ऐसे शहर हैं जो कि आपका इस इंडेक्स में बताया गया है रहने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, बेंगलुरु। ठीक, इन 5 शहरों के बारे में बताया गया। और इसमें जब 2023 वाले में 5 शहर है, अगर आप 2022 का देखोगे तो मात्र उसमें 2 शहर ही थे आपका दिल्ली और मुंबई जिसे उपयुक्त माना गया था। आगे है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। ऑप्शन है 80, 85, 88 या 72। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 70 नहीं 80। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान है वो आपका 80 बताया गया। और अगर देखिए पिछले बार भारत का जो रैंक था वो था आपका 87। तो पिछले साल कितना था आपका 88 था 2022 में भारत का रैंक। और देखो इसमें मेनली क्या होता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है उसके आधार पे सिर्फ आपको एंट्री मिल सकता है। मतलब आपको जो है अलग से आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसके आधार पे जो है ये रैंक बनाया मतलब इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिक ये होता है कि आपको जो है सिर्फ अपने पासपोर्ट से कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो भारत जो है वो 57 देशों की यात्रा जो है वो बिना वीज़ा का कर सकता है सिर्फ अपने पासपोर्ट के आधार पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो रैंक है वो 80 है और पिछले साल 88 था, अर्थात भारत के रैंक में इजाफा देखा गया है। और देखो यहाँ पे हम लोग ने इंडेक्स का बात कर लिया और क्यों होता है वो भी हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं कि सबसे मजबूत आखिर किस देश का पासपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे मजबूत किसका है। ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, इटली, जापान। तो सबसे मजबूत जो है आपका जापान का जापान नहीं, सिंगापुर जो है सबसे मजबूत है। देखो पिछले कई सालों से जो है जापान आपका टॉप पे था, लेकिन इस बार जो है आपका जापान टॉप पे नहीं है और ये नीचे आ गया, जबकि सिंगापुर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है मजबूत पासपोर्ट वाला देश बन गया है। सिंगापुर के नागरिक जो है जिनके पास ये पासपोर्ट होगा वो दुनिया के 227 देशों में से 192 कंट्री हैं जहाँ पे बिना वीज़ा के भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो है मजबूती दिखाता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि कितने सारे देश में जो है आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं।
और इस बार क्या है कि हेनली के द्वारा एक और इस बार रैंक निकाला गया उन देशों का जो कि अलाउ करते हैं बाकी देशों को कि आप हमारे यहाँ बिना वीज़ा के भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि बिना वीज़ा के अपने देश में एंट्री करने वाले अगर देशों की संख्या देखें तो वहाँ पे जो है इंडिया का रैंक किया गया है वो किया गया है 94 किया गया। कितने कंट्री में? 97 कंट्री में। 97 कंट्री में इंडिया को 94 रैंक आया है। और इसके तहत बोला ये गया है कि भारत में मात्र 4 ऐसे देश हैं जिनको कि जो है वो बिना वीज़ा का एंट्री देता है। ठीक है, मात्र 4 देशों को बिना वीज़ा के एंट्री देता है। और बोला गया कि नॉर्थ कोरिया हो गया, उसके अलावा फिर आपका जो है पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 4 ऐसे देश हैं जहाँ कि आपको बिना वीज़ा का जो है किसी भी देश को एंट्री नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अच्छा, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो है वो पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर ये रैंक निकाला जाता, उसी टाइप से ये भी आपका था जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स जारी किया गया था। उसमें भी जो है कुछ बेसिक थे जिनके आधार पे ये जारी किया गया था, जैसे कि उस शहर का जो है वो स्टेबिलिटी कितना है, स्थिरता कितना है, उसके आधार पे रैंक किया जाता है, स्थिरता के आधार पे। ठीक, उसके बाद फिर है कि वहाँ पे जो है मतलब संस्कृति और पर्यावरण कैसा है, वहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट कैसा है, इसके आधार पे रैंक किया जा रहा था। फिर जो है वहाँ का हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसा है, ये था। उसके बाद फिर वहाँ पर का एजुकेशन कैसा है, ये भी जो है इस आधार पे भी रैंक किया गया था। और वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर जो रैंक किया गया। तो ये 5 चीज़ें थी जिसके आधार पे ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स जारी किया गया था EIU के द्वारा। ठीक है, और इसमें भारत के 5 शहर जो है वो आपके आते थे। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत के किस शहर से श्रीलंका के कांके सतुरई के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू की जाएगी? ऑप्शन है कोच्चि, नागापट्टनम, तिरुवनंतपुरम या कन्याकुमारी। तो याद रखिएगा कि भारत के जो है वो ये नागापट्टनम से लेके श्रीलंका का जो कांके सतुरई है वहाँ के बीच एक फेरी सेवा की शुरुआत की जाएगी। और ऐसा जो है ये हुआ है क्योंकि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वो आए हुए थे भारत के दौरे पे, रानिले विक्रमसिंघे। कौन? तो रानिले विक्रमसिंघे जो है वो अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं, विक्रमसिंघे। तो और ये है कि भारत और श्रीलंका का जो रिलेशन है उसके 75 वर्ष पूरे हो गए। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 75 वर्ष पूरे हो गए, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक तरीके से ये दौरा था। और इसमें जो है ये बताया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये फेरी सेवा का शुरुआत किया जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। देखो थाईलैंड की राजधानी ही आपका बैंकॉक है, तो ये आपका थाईलैंड को यहाँ से हटा के आप इसे वियतनाम कर सकते हो या कुछ और दे सकते हो। तो याद रखिएगा कि मेकांग गंगा सहयोग की जो 12वीं बैठक हुई थी मंत्रियों की, वो कहाँ हुआ है? आपका बैंकॉक में हुआ है या थाईलैंड में हुआ है। और इसमें क्या है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो पार्टिसिपेट किए थे। और दोनों देशों मतलब जो ये सहयोगी देश है मेकांग गंगा सहयोग में, एक्चुअली इसमें 6 देश आते हैं। ठीक है, 6 देश आते हैं, और इसकी शुरुआत जो है वो आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 6 देश कौन आते हैं? तो एक तो आपका भारत हो गया, ठीक है, भारत के अलावा आपका पड़ोसी जो है म्यांमार, वो इसका सदस्य है। म्यांमार के अलावा कंबोडिया, ठीक, कंबोडिया आ जाएगा। मतलब वैसे देश जहाँ से मेकांग नदी बहती है, जैसे आपका थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, फिर कंबोडिया हो गया और वियतनाम। ठीक है, तो ये 5 कंट्री तो इधर से हो गया, और एक भारत हो गया। 3 सभी के द्वारा मिलके जो है वो मेकांग गंगा सहयोग एक संगठन के तौर पे चलता है, जिसमें टोटल 6 देश है। याद रखिएगा इसमें जो है आपका चाइना नहीं है, चाइना से मेकांग नदी बहती है, लेकिन चाइना जो है वो मेकांग गंगा सहयोग का पार्ट नहीं है। इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है,
और उसमें जो है वो चाइना का भी मेंशन था। तो याद रखिएगा ये जो चाइना इसमें शामिल नहीं है। मेकोंग गंगा सहयोग में आपका थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और भारत, ये 6 देश शामिल है। और उसी की 12वीं बैठक जो है मंत्रियों की हुई थी, कहाँ, बैंकॉक में। और इसमें क्या है कि एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये निकल के आया कि बीमस्टेक का भी इसके साथ एक बैठक हुआ था। बीमस्टेक के बारे में आपको मालूम होगा कि बे ऑफ बंगाल जो है का एक ये ग्रुप है बे ऑफ बंगाल के लेके, और इसमें भी जो है 6 मेंबर आपके आते हैं, 6 नहीं 7 मेंबर इसमें आ जाते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात कर लेंगे। और तो ये जो मेकोंग गंगा वाले में है, तो इसमें जो है म्यांमार के भी मंत्री आए हुए थे, और उसमें जो है इंडिया के एस जयशंकर से इनकी बातचीत हुई, और उसमें ये बोला गया कि भारत जो है वो म्यांमार में जो सैन्य शासन है अभी, उससे अपना संबंध को थोड़ा बढ़ाएगा और संबंधों को और जो है अच्छा करने का प्रयास करेगा। आपको मालूम है कि जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, भारत ने जो है वो म्यांमार के साथ अपना जो संबंध है उसे विच्छेद कर लिया है लगभग। तो ये चीज़ जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ कि भारत म्यांमार के साथ अपना दोस्ती को आगे बढ़ाएगा। आगे जो है आपका आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं, और काफ़ी सारे इंडेक्स यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, रिपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपका नीति आयोग के द्वारा कुछ जारी किया गया है। तो उन सभी को हम लोग अच्छे से देखेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो इकोनॉमिक्स जो सेक्शन है ना, वो आपका करंट से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। जो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो भी यहाँ से क्लियर होता है। देखते हैं पहले प्रश्न को, इसका इकोनॉमिक्स का पूछा जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था? 605 अरब डॉलर, 609 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर या 590 अरब डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 609 अरब डॉलर। आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार जो है भारत में कुल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आपका 609 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, खासकर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं या आरबीआई का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये चीज़ें पूरा डेट मेंशन करके कि इस डेट के अनुसार कितना था। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। पहला कि फॉरेन करेंसी आ जाता है, आपका फॉरेन करेंसी आ गया, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है गोल्ड, ठीक है, दूसरा हो गया आपका गोल्ड। तीसरा हो गया एसडीआर, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये आपका किससे रिलेटेड है? आईएमएफ से रिलेटेड है। तो ये भी पूछ दिया जाता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है कि एफडीआर क्या है। तो याद रखिएगा विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये आपका आईएमएफ में जमा होता है। फिर एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, अर्थात आईएमएफ के पास जो सुरक्षित राशि है वो भी आपका आता है किसमें? जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत आ जाता है। अर्थात 4 चीज़ें जो है आपका वो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आती है। अब इन 4 चीज़ों के अलावा जो है अगर कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो वो क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा। तो आप इन चारों को याद रखिए कि भारतीय विदेशी मुद्रा कोष के अंतर्गत जो है फॉरेन करेंसी आता है, गोल्ड आता है, एफडीआर आता है, और आईएमएफ के पास जो राशि सुरक्षित है वो आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना प्रतिशत था? तो याद रखिएगा कि आरबीआई का जो हाल में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जुलाई में, उस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया कि भारत पे जो टोटल ऋण है, मतलब टोटल विदेशों का जो कर्ज है वो हमारे जीडीपी का 18.9% है। कितना? 18.9%। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो मतलब आपका कर्ज है ये पिछले कुछ वर्षों में आपका बढ़ा ही है। अब इसी को हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं। देखो एक तो आपका पूछ लिया गया कि कितना परसेंट जो है हमारे जीडीपी का कुल कितना परसेंट है, तो वो हम लोगों ने देख लिया 18.9%। मतलब इजी वे में याद रख सकते हैं 18 और उसका फिर आधा कितना 9, तो 18.9% जो है हमारे जीडीपी का प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण। अब है कि हमारे देश पे आखिर कुल विदेशी ऋण है कितना? तो देखो 624.7 अरब डॉलर जो है हमारे ऊपर कुल विदेशी ऋण है। कब तक? तो मार्च 2023 तक, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है 22-23 का, उसके अंत में अगर पूछा जाए तो हमारे ऊपर कितना कर्ज है? तो 624.5 अरब डॉलर का, लगभग आप कह सकते हैं 625 अरब डॉलर का हमारे ऊपर जो है वो लोन है।
फिर इसमें जो है बांटा गया दो भाग में, एक होता है आपका दीर्घकालिक ऋण और एक होता है अल्पकालिक ऋण। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका दीर्घकालिक ऋण, जो आपको लंबे समय में पे करना होता है। और ये जो आप देखो तो यह है आपका 496.3 अरब डॉलर, लगभग 79% जो है आपका दीर्घकालिक ऋण ही होता है, जो आपको धीरे धीरे करके लंबे समय में आपको चुकाना है। वहीं जो अल्पकालिक ऋण होता है वो आपका कितना है, वो 128.4 अरब डॉलर है, और ये आपकी कुल जो है ऋण का कितना है, तो 20.6% जो है ये आपका है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे ऊपर जो कुल विदेशी ऋण है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है, तो मतलब किस चीज़ में, तो डॉलर के मूल्य में जो है सबसे ज़्यादा आप देखो लोन है, और उसके बाद रुपये में है, फिर एफडीआर में, येन में, यूरो में है। तो ये आपका कम इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपको पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कुल विदेशी ऋण जो है हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो जीडीपी का 18.9% है, एक ये हो गया। फिर कुल विदेशी ऋण कितना है, तो आपका 624.7 अरब डॉलर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक होता है ऋण सेवा अनुपात, मतलब जो हम लोग ऋण ले रहे हैं वो हमारे सर्विसेज का के साथ रेशियो क्या है, तो 5.3% का ये रेशियो है। आगे है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अंकटाड या एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड निवेश रिपोर्ट जो है अर्थात वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये आपको जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा, तो अंकटाड के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें मेनली ये बताया गया है, ये लोग मेनली ये बताते हैं कि किस देश में जो है कितना ज़्यादा एफडीआई आया है, और किस देश में जो है कितना ज़्यादा एफडीआई वहाँ से मतलब किया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ जो है ये बताने का काम करता है इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब अंकटाड है क्या, ठीक है, अंकटाड के बारे में देख लेते हैं कि आखिर अंकटाड है क्या। तो देखो, अंकटाड का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात आप बोलो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और निवेश का काम जो है ये देखता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखो ये काम क्या कर रहा है, तो एक तो आपका है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये निकालने का काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी विदेशी व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रहा है उसका वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है कि विदेशी व्यापार और निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना। और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपका 195 है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जनेवा में है। और ये जो अंकटाड का सम्मेलन है वो प्रत्येक 4 साल पे किया जाता है, और जो अंत में सम्मेलन हुआ था वो 2021 में हुआ था, बारबाडोस की राजधानी में हुआ था, वर्चुअल हुआ था। ठीक, तो ये आप बारबाडोस की मेज़बानी में हुआ था, राजधानी में नहीं, मेज़बानी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है। और इसमें मेनली होता है क्या है, तो ये विकासशील देशों को डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है प्रयास करते हैं। और इसमें ये बताते हैं कि एफडीआई कौन से देश को ज़्यादा प्राप्त हुआ और कौन से देश ने किस देश में ज़्यादा एफडीआई किया। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में एफडीआई प्राप्ति में शीर्ष देश कौन सा था, अर्थात 2022 में जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश में को गया था, किस देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका भारत नहीं है, वो आपका यूएसए है। यूएसए में जो है 2022 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद अगर बात करें यूएसए के बाद, तो वो आपका जापान था। और जापान के बाद जो है जापान नहीं, चीन था। ठीक है, चीन के बाद सिंगापुर, ये सारे देश में जो है इन्वेस्टमेंट उनसे ज़्यादा देखा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो बताया हुआ है, भारत का इसमें जो है एफडीआई प्राप्ति में 8वां स्थान था। सबसे नंबर 1 पे आपका कौन है, यूएसए है, उसके बाद फिर चीन है, चीन के बाद सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारत का जो स्थान आ रहा है वो एफडीआई प्राप्ति में जो है वो आपका 8वां स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देश अर्थात सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देश में यूएसए नंबर 1 और भारत जो है 8वें नंबर पे। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में
भारत की रक्षा उपक्रम कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना क्षेत्रीय विपणन कार्यालय खोला है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा इंडोनेशिया नहीं, बल्कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका मलेशिया। मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है इसका कार्यालय खोला गया है। किसका? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। कौन सा कार्यालय? तो विपणन कार्यालय, जो मतलब मार्केटिंग का काम करेगा, वो कार्यालय आपका मलेशिया में खोला गया है। उसके पहले बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो लंदन और मॉस्को, इन दो जगह पे अपना एक संपर्क कार्यालय खोल रखा है। कहाँ पे? लंदन और मॉस्को में। और ये जो कुआलालंपुर में खोला गया है, मलेशिया में खोला गया, ये आपका पहला विपणन कार्यालय खोला गया है HAL के द्वारा। तो इसे आप याद रखें। आगे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में भारत की किस खाद्यान्न की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बासमती चावल, गैर बासमती सफ़ेद चावल, दलहन या गेहूं? तो इसका सही आंसर होगा आपका गैर बासमती सफ़ेद चावल जो है उसके निर्यात पर जुलाई 2023 में प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक। और भारत जो है विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये भी याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में सरकार के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 2022-23 के लिए किस दर से ब्याज देने की घोषणा की गई? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो EPF जो दिया जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि दिया जाता है, उसमें 8.15 ब्याज देने की घोषणा की गई है। आगे भारत में राज्यों की निर्यात तैयारियों के संबंध में निर्यात तैयारी सूचकांक EPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, RBI, नीति आयोग या केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग? तो याद रखिएगा कि ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। क्या? तो निर्यात तैयारी सूचकांक, मतलब कौन सा राज्य जो है वो कितना जो है निर्यात करने में सफल रहा, ये चीज़ें जो है वो आपका दर्शाता है इस इंडेक्स में। और ये नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है ताकि जो अलग अलग मतलब जो भी राज्य हैं वो अपने निर्यात को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे और उनमें जो है एक प्रतिद्वंद्विता का भावना है और ज़्यादा वो विकास कर सके। तो नीति आयोग के द्वारा जो जारी वर्ष 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: तटीय राज्य, भूमिबद्ध राज्य अर्थात लैंडलॉक राज्य, हिमालय राज्य और केंद्र शासित एवं छोटे राज्य। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है इस इंडेक्स में राज्यों को। तो ये सही है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान जो है वो तमिलनाडु का है। मतलब जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें टॉप पे कौन है? तो आपका तमिलनाडु है। और जो गैर तटीय राज्य हैं अर्थात जो लैंडलॉक राज्य हैं उसमें अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है टॉप पे है और हिमालयी राज्यों में जो है उत्तराखंड वो टॉप पे है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो शीर्ष स्थान पे है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट आपको बता दिए गए। पहला कि ये EPI जारी कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और 2022 में जो है अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य वो आपका टॉप पे था? तो तमिलनाडु था। उसके बाद अगर लैंडलॉक राज्य की बात करें तो हरियाणा उसमें टॉप था। हिमालय राज्य में जो है उत्तराखंड टॉप पे था और केंद्र शासित राज्यों में प्रदेश में जो है वो जम्मू कश्मीर टॉप पे था। अर्थात यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और वही चीज़ें जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात EPI में उनका रैंक क्या है। तो देखो तमिलनाडु जो है वो तटीय राज्य की श्रेणी में है। और अगर ओवरऑल भी देखें मतलब जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर उनका भी देखें तो तमिलनाडु जो है आपका टॉप पे है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, कर्नाटक का आता है और गुजरात का आता है। तो ये सारे जो है आपका क्या तटीय राज्य हैं। जबकि हरियाणा क्या है? एक लैंडलॉक राज्य है और वो जो है लैंडलॉक में टॉप पे है। और उसके बाद तेलंगाना आता है और फिर थर्ड नंबर पे आपका लैंडलॉक में यूपी आ जाता है। और ओवरऑल यूपी का स्थान 7 नंबर पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। जैसे आपका जो भी राज्य है, मान लो अगर आप MP के हो तो आप देख सकते हो कि MP का स्थान कौन सा आ रहा है, 12वें नंबर पे आ रहा है। और उससे जो है कितना अंक दिया गया? तो 55.68 दिया गया है। उसी टाइप के अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते तो उसे भी आप देख सकते हैं। ये आपको PDF में मिल जाएगा जहाँ से आप और भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर बात करें बिहार की तो बिहार जो है इसमें 22वें नंबर पे है ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है। और इसे जो है 41.06 पॉइंट दिया गया है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 ये एक रिपोर्ट का नाम है।
नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 एमपीआई रिपोर्ट किसने जारी किया? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बहुआयामी जो गरीबी है उसमें कौन सा राज्य आपका टॉप पे है, कहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, कहाँ पे कम गरीबी है, और भारत जो है पिछले साल वर्षों में कैसा परफॉर्मेंस किया है वो भी जो है इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो आइए देखते हैं इसे। पूछा जा रहा है कि बहुआयामी निर्धनता इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 2015 से 16 से लेकर 2019-21 की अवधि में 13.5 करोड़ जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकली है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। 2015-16 की तुलना में जो है 19-21 की अवधि में सबसे ज़्यादा जो है मतलब 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी के बाहर निकले हैं। मल्टी डायमेंशनल गरीबी अर्थात बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट के लिए। 13.5 करोड़ की आबादी जो है काफ़ी बड़ी आबादी होती है। उसके बाद है बहुआयामी निर्धनता देश की कुल जनसंख्या का कितना है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो है हमारे देश में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो बहुआयामी निर्धनता से गुजर रहा है। तो याद रखिए 14.96 अर्थात लगभग आपका 15% लोग जो है वो अभी भी बहुआयामी गरीबी को फेस कर रहे हैं। और ये पहले कितना था? तो पहले आपका लगभग 25% था, जो घट के आपका 15% के आसपास आ गया है। फिर बोला जा रहा है कि बहुआयामी निर्धनता में सबसे ज़्यादा कमी वाले राज्यों में जो है वो बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी आता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है वो बिहार में देखी गई है। ठीक, बिहार में अगर कमी की बात करें तो बिहार में पहले क्या था कि आपका 51.89% अर्थात लगभग आपका 52% जो लोग हैं वो आपके गरीबी आपका इसमें आते थे, बहुआयामी गरीबी में आते थे। लेकिन अब ये संख्या घट के जो है वो आपका 33.37 आ गया है। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगभग देखा जाए तो अच्छी इसमें वृद्धि मतलब देखी गई है, अच्छा ये विकास हुआ है। जो 52% से लेके आपका 33.37 तक आ गया है बिहार में गरीबी। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले राज्य हैं। उसके बाद है कि बहुआयामी निर्धनों की संख्या में सर्वाधिक कमी जो है यूपी में आया है, जहाँ पे 3.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकले हैं। लगभग 3.5 करोड़, ऐसे जो है 3.43 करोड़ लोग जो है वो इससे बाहर आए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुआयामी निर्धनों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी संख्या के दृष्टिकोण से आपका वो आया है यूपी में, और परसेंटेज में अगर बात करें तो बिहार में। आगे कि भारत का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का मान 0.0117 से घटकर 0.066 रह गया। मतलब ये आपका पूरा ओवरऑल बात कर रहा है कि भारत में अभी जो गरीब हैं, जो बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, वो आपका कितना 0.66% लोग जो है वो इसमें आ गया। ये आपका परसेंटेज नहीं है, मतलब एक वैल्यू दिया गया उसका बात किया जा रहा है कि इतना जो है अब मान रह गया। परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था कि लगभग 15% लोग अभी भी गरीब हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है, आप इसे याद रखिएगा। आपका हर एक स्टेटमेंट जो है एक क्वेश्चन का रूप है, अगर चाहते तो इसी एक क्वेश्चन को जो है आपका 4 या 5 क्वेश्चन में आ जाता। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुआयामी निर्धनता इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो है 15-16 के कंपेरिजन में अगर 19 से 21 को देखें तो 13.5 करोड़ लोग जो है वो आपका बहुआयामी गरीबी से निकले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर संख्या में बात करें तो यूपी से 3.5 करोड़ लोग जो है लगभग गरीबी से निकले हैं। और अगर परसेंटेज में बात करें तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी देखी गई है। और अगर ओवरऑल देश की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग मात्र 15% लोग जो है वो आपका बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर है कि किस राज्य ने महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना की शुरुआत की है? एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। इसमें क्या किया जाएगा? जो आपका मनरेगा है, मनरेगा के तहत आपको मालूम है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, कि 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इसके तहत, इस योजना के तहत, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, उसमें 25-25 दिन का जो है
वो अतिरिक्त रोजगार देने की बात की जा रही है। अर्थात देखा जाए तो टोटल 125 दिनों की उसे जो है रोजगार इससे प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या किया गया है कि जो अलग अलग योजनाएं हैं उनमें भी जो है वो जैसे पेंशन योजना है, सुरक्षा पेंशन योजना है, तो उसमें भी जो उसका राशि है उसमें वृद्धि की गई है। तो ये ओवरऑल मतलब एक तरीके से जो पहले की योजनाएं हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके और राशि में बढ़ोतरी करके ये किया गया है। ठीक, तो ये कौन से राज्य में किया गया है? महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, तो ये आपका राजस्थान में किया गया है। आगे है मिलेट मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या बिहार? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है वो मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपको मालूम होगा कि जो 2023 का वर्ष है वो आपका मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है, अर्थात मिलेट का वर्ष मनाया जा रहा है। तो उस मिलेट अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही जो है ये मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में, जिसमें किसानों को जो 8 प्रकार के जो मोटे अनाज हैं, ठीक है, 8 प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उनके उत्पादन के लिए उन्हें जो है आपको सब्सिडी वगैरह दिया जाएगा और आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें किया गया है। बोला जाता है कि ये जो मोटे अनाज होते हैं, जो मिलेट होते हैं, इसमें पौष्टिक आहार इसे बोला जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में आपका कैल्शियम वगैरह होता है, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब की मात्रा जो है काफ़ी देखी जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे है कि निम्नलिखित रिपोर्ट और उनसे संबंधित संस्थाओं का सही मिलान करना है। देखो हमेशा क्या है कि इन संस्थाओं के द्वारा जो है एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके द्वारा क्या है कि अलग अलग रिपोर्ट जारी करके बताया जाता है कि कौन सा देश जो है वो किससे ग्रोथ करेगा और कितना उसका जो है अनुमान रहेगा ग्रोथ करने का, ये सारा चीज़ बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमेशा महीना 2 महीना में ये लोग जो है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा है वो रिपोर्ट निकाल रहे हैं। जैसे एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये जो है आपका एडीबी के द्वारा जारी किया जाता है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंपल इतना देके कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स या फिर एशियाई विकास बैंक, या कुछ भी आपका यूएन के द्वारा दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये आपका आईएमएफ है, और एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक जो है ये आपका एडीबी है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है ये डब्ल्यूबी के द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है वो आपका नियुक्तियों से पूछा गया है कि आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मनोज यादव को जो है वो आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने जो है वो संजय चंद्र का स्थान लिया है। और ये एक यूपीए मतलब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आगे कि कौन उच्च न्यायालय एवं उसके मुख्य न्यायाधीशों का सही मिलान है? हुआ ये है कि पिछले महीने जुलाई में जो है वो चार राज्यों का जो उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चेंजेस किया गया है। तो उन्हें देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो है न्यायमूर्ति आलोक आराधे को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट में जो है वो आपका सुभाषिष तलपत्रा को नियुक्त किया गया। गुजरात हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और केरल हाई कोर्ट में जो है आशीष जी देसाई इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये सारा जो है आपका सही मिलान है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आप इससे जो है याद रख सकते हैं, खासकर जब आपका स्टेट एग्जाम हो या फिर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। आगे भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, एसके सिंह, उज्ज्वल भुइया या एस वेंकट नारायण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है वो आपके अभी सॉलिसिटर जनरल हैं। और आपको मालूम होगा कि एक अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल के बाद जो है वो दूसरा आता है सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है कि आपका दूसरा विधि अधिकारी होता है। जो पहला विधि अधिकारी होता है वो आपका होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी। और ये अभी कौन है? भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा मुकुल रोहतगी, ठीक है। मुकुल रोहतगी कौन है? अभी भारत के अटॉर्नी जनरल है, तो ये आप याद रखिएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, यहाँ पे बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये आपका उज्ज्वल भुइया जो है, ये दोनों और एस वेंकट नारायण, इन दोनों को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, जिससे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है ये बढ़ के 32 हो गई है। और टोटल कितना होता है, तो टोटल जो है आपका 34 मुख्य न्यायाधीश, मतलब 34 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। ठीक, और ये 34 क्या है, आपका मुख्य न्यायाधीश को लगा के ये 34 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 34 हो जाएगा, जिसमें आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड होते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है तुषार मेहता, एसके सिंह, उज्ज्वल भुइया या एस वेंकट नारायण। तो एसके सिंह जो है वो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं आपका एनजीटी का, और एनजीटी जो है वो आपका पर्यावरण संबंधित जो भी मामले हैं उसे जो है देखने का काम करता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो एनजीटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष थे, वो जो है रिटायर हुए, और उन्हीं के बाद जो है वो आपका एसके सिंह जो है इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। आगे दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त किसे बनाया गया है। ऑप्शन है प्रभात कुमार, संदीप चक्रवर्ती, पीएम प्रसाद या टीबी नंदन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्रभात कुमार। प्रभात कुमार को जो है वो दक्षिण अफ्रीका में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। वहीं अगर बात करें संदीप चक्रवर्ती की, तो संदीप चक्रवर्ती को जो है वो इंडोनेशिया में भारत का राजदूत उच्चायुक्त बनाया गया है, इंडोनेशिया में। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो कोल इंडिया के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो है वो आपका बने हैं। अच्छा, कोल इंडिया का पूछा जा रहा है, तो कोल इंडिया के आपके हो जाएंगे पीएम प्रसाद। सॉरी, पीएम प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के नए चेयरमैन है। टीवी नरेंद्रन जो है वो आपके क्या है, वो आपका टाटा स्टील जो है उसके प्रबंधक बने हैं, उसके एमडी बने हैं। ठीक है, टाटा स्टील के जो है वो एमडी और सीईओ बने हैं टीवी नरेंद्रन, सीईओ। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन कौन हो गए, पीएम प्रसाद है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। टीवी नरेंद्रन कौन है, तो वो आपके टाटा स्टील के एमडी हो गए। आगे के भारतीय तटरक्षक बल अर्थात आईसीजी के 25वें महानिदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन है राकेश पाल, मनोज यादव, प्रभात कुमार या संदीप चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राकेश पाल। राकेश पाल को जो है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बनाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के ने वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ललियान जुआला झांगटे, उन्हें जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा, तो एआईएफएफ के द्वारा। एआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आपका एआईएफएफ का फुल फॉर्म है, और उसी के द्वारा ये दिया गया। वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो मनीषा कल्याण, ये फीमेल है, और उन्हें जो है वो महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वो आपका हो जाएगा मनीषा कल्याण का, मनीषा कल्याण। और मेल में कौन थे, मेल में आपका ये हो जाएंगे। आगे ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध के लिए इटली का प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार किसे दिया गया। तो एनी पुरस्कार दिया गया है आपका प्रोफेसर थलापी प्रदीप को। प्रोफेसर थलापी प्रदीप को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इनका संबंध किससे है, तो ये जो है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है। और इन्होंने किया क्या था कि जो पर्यावरण है और ऊर्जा उससे रिलेटेड इन्होंने शोध किया था, ताकि जो है मतलब ग्रीन एनर्जी जो है कैसे लाया जाए, और जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल जो है वो कैसे प्राप्त किया जाए, उसके ऊपर इनका कुछ रिसर्च था, जिसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया, एनी अवार्ड, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनी अवार्ड जो है वो किस देश से रिलेटेड है। तो इटली का प्रतिष्ठित है एनी अवार्ड, और किसे दिया गया, प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को। और इसके पहले जो प्रोफेसर सीएन राव को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर।
आगे कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीता प्रेस को जो है वो आपका 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार के तहत जो प्राइज मनी है वो जो है गीता प्रेस से लेने से मना कर दिया। प्राइज मनी जो है आपका 1 करोड़ रुपया था, वो आपका जो है इस इंस्टीट्यूट ने लेने से मना कर दिया। वहीं अगर बात करें इसरो की, तो 2014 में जो है इसरो को ये अवार्ड मिल चुका है, गांधी शांति पुरस्कार। वहीं शांति निकेतन को भी जो है ये अवार्ड दिया गया था, सॉरी शांति निकेतन नहीं बल्कि रामकृष्ण मिशन जो था उसे ये दिया गया है, रामकृष्ण मिशन उसे भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। और कब दिया गया था, तो ये आपका 1998 में दिया गया है। अगर पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आपका 1995 से इसका शुरुआत हुआ था। और जो पहली बार दिया गया था वो तंजानिया के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्हें दिया गया था, जूलियस न्येरे करके उनका नाम था, जूलियस न्येरे, उन्हें जो है वो प्रथम आपका गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 1995 में। ठीक, तो ये सारा आप याद रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान जो है ये आपका बांग्लादेश के हैं और इन्हें कब दिया गया, 2020 में दिया गया था, 2020 में। और 2021 का किसे दिया गया है, गीता प्रेस को। आप 21 से कंफ्यूज मत होना, ये आपको दिया जा रहा है 2023 में दिया गया और ये आपका अवार्ड है कब का, तो 2021 का। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ओमान चांडी जो है वो आपके जो है केरल के थे, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हीं का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये जो है 2004 से लेके 2006 और 2011 से लेके 2016 के बीच जो है केरल के सीएम रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, आगे जो है डे एंड डेट है उसे जो है मिलान करना है, वो भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, ये 18 जुलाई। कारगिल विजय दिवस कब है, तो ये आपको बताना है। कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई, 26 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता, तो ये 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता, 29 जुलाई को। तो ये सारे जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है, आप इसे याद रखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट जुलाई महीने का आपका डे एंड डेट है। आगे देखते हैं। आगे जो है कुछ बुक के बारे में पूछा गया, मतलब बताया गया कि कौन सा बुक जो है किसके द्वारा जारी किया गया। तो देख लेते हैं। इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट। देखो बुक का क्या है ना, क्या जब तक आप उसे देख ना लो तब तक आपको वो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है मैंने हर एक बुक का एक इमेज आपके लिए खोजा। तो ये देख लेते हैं। पहला जो था आपका इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट, ये बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो है वो आपका आर चिदम्बरम के द्वारा किया गया है और सुरेश गंगोत्रा के द्वारा ये बुक लिखा गया है, इंडिया राइजिंग मेमोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। वहीं अगर बात करें द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट, देखो बुक का नाम है आपका हीरो ऑफ कुमायूं, हीरो ऑफ कुमायूं द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द हीरो ऑफ कुमायूं द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट। ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये डफ हार्ट डेविस ये इस बुक की रचना किए हैं। कौन, डफ हार्ट डेविस, इनके द्वारा द हीरो ऑफ कुमायूं या द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट की रचना की गई है। फिर आगे हाउ द विश्व लीडर्स लीड, ये पुस्तक किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका ब्रायन ट्रेसी के द्वारा किया गया, ब्रायन ट्रेसी। देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर है कि हाउ द वेस्ट लीडर लीड, ये किसके द्वारा है, तो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स जो है ये आपका रस्किन बॉन्ड का है। और मालूम है रस्किन बॉन्ड का किताब जो है आपका एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा द गोल्डन ईयर्स ये किसके द्वारा लिखा गया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद एक बुक है आपका स्मोक एंड एसेज, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। ये अमिताभ घोष है, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है स्मोक एंड एसेज। तो ये सारे जो आप याद रखिएगा। देखो अगर आप कोई भी इमेज देख लेते हो ना तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो उम्मीद है कि ये सारा जो है आपका इमेज आपको हेल्पफुल होगा इस सारी बुक को याद रखने में। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया,
चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम या मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। जो भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास है जिमेक्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ है। आपका 5 से 10 जुलाई के बीच जो है ये अभ्यास करवाया गया था। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो आपको मालूम है कि नीरज चोपड़ा रिलेटेड किससे हैं? जेवलिन थ्रो से, और इन्होंने जो है डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक का इन्होंने इसमें जीता है। आगे है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप हुआ था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसमें भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। एथलेटिक्स में जो है ज़्यादातर भारत पहले जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए काफ़ी चर्चा में भी है। तो इससे क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। पूछा जा रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था कहाँ? तो आपका बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। तो ये आपका सही है। फिर है कि भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत, 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पे था, ये भी आपका सही है। अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक थे, और भारत जो है वो तीसरे स्थान पे रहा। लेकिन अब पूछा ये जा रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो ये सारा चीज़ जो है आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रथम स्थान पे रहा है आपका जापान। जापान ने 16 गोल्ड मेडल के साथ जो है कुल 37 मेडल प्राप्त किए और प्रथम स्थान हासिल किया एशियाई एथलेटिक्स में। और उसके बाद फिर चीन जो है वो आपका सेकेंड नंबर पे रहा 8 गोल्ड के साथ और 22 कुल पदक थे। यहाँ पे अगर देखो तो भारत के पदकों की संख्या जो है वो चीन से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन गोल्ड कम होने के कारण जो है वो भारत थर्ड नंबर पे है। और भारत ने कितने? तो 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ जो है थर्ड नंबर पे था, किसमें? एशियाई एथलेटिक्स टूर्नामेंट में। आगे है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति का प्रमुख किसे चुना गया? अनिल कुंबले, चेतन शर्मा, अजीत अगरकर या जहीर खान? तो याद रखिएगा, अजीत अगरकर को जो है वो बीसीसीआई का जो मुख्य चयन समिति है उसका हेड बनाया गया है। बीसीसीआई की चयन समिति का हेड किसे बनाया गया? अजीत अगरकर को। और अजीत अगरकर के बारे में आप जान लीजिए, ये जो आपके खिलाड़ी थे 1998 से लेके 2007 तक ये भारत के लिए खेले थे, और ये एक काफ़ी अच्छे बॉलर थे, तेज गेंदबाज ये थे। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो ये आपका जीता है दक्षिणी क्षेत्र ने। किसने? दक्षिणी क्षेत्र में। और मालूम हो कि जो दिलीप ट्रॉफी है ये आपका जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंतर्गत आता है। और इसने हराया किसे है? तो इसने जो है वो जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है उसे हराया है। तो याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी 2023 कौन जीता? आपका दक्षिणी क्षेत्र ने जीता। और जो आपका दिलीप ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी क्या है कि आपका जो है टेस्ट फॉर्मेट में होता है, टेस्ट होता है। और एक होता है आपका रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्या है? वो आपका वनडे होता है, वनडे, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है 13वां आईसीसी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसकी मेजबानी भारत करेगा। फाइनल जो है अहमदाबाद में खेला जाएगा, तो ये सही है। इसमें 10 टीमें भाग लेगी, ये भी सही है। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगी, तो ये भी सही है। वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और इस तरीके से जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, ये काफ़ी अच्छा मौका है भारत को ये वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि ये जो 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप है वनडे का, ये कहाँ पे हो रहा है? आपका भारत में हो रहा है। और ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 13वां कहाँ पे हो रहा है, आपको ईयर नहीं देगा, तो आपको याद रखना है कि 13वां जो है आईसीसी आपका होगा इंडिया में। आप यहाँ देख सकते हो, ये कल का ही न्यूज़ है कि कल जो है जो ये ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, ये इंडिया में आ गई है। और इंडिया में इसे कल रखा गया था ताजमहल के सामने। ये कल की ही तस्वीर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023। तो इंडिया में ये चीज़ हो रहा है। आप इस इमेज के थ्रू भी ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका 13वां था। अगर आपको पूछा जाए कि जो 14वां है, 14वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 ये कहाँ पे होगा? तो देखो, जो आपका 14वां होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो आपका होगा साउथ अफ्रीका में,
ठीक है, साउथ अफ्रीका में होगा। और साउथ अफ्रीका के साथ दो और कंट्री जो है इसके साथ होंगे, एक आपका होगा जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और दूसरा जो है नामीबिया, नामीबिया। ये 3 कंट्री के द्वारा 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 2027 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। तो मेनली तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, लेकिन उसके अलावा जिम्बाब्वे और नामीबिया भी जो है वो होस्ट करेंगे। आगे की हाल ही में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे आपका स्टुअर्ट ब्रॉड। और आपको याद होगा कि जो युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे वो आपका इसी गेंदबाज के ऊपर लगाया था। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे ही जो है उन्होंने 6 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप था। फिर है कि 14वां सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? भारत, कुवैत, मालदीव या नेपाल? तो याद रखिएगा भारत जो है वो 14वां सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। और इसने हराया किसे है? तो इसने हराया है आपका कुवैत को। कुवैत को हरा के भारत जो है इसका विजेता बना है। कुवैत आपका उप विजेता है, उप विजेता है। और इसका मेज़बानी कहाँ पे हो रहा था? तो ये इसका मेज़बानी जो है वो आपका भारत में ही हो रहा था, भारत ही इसकी मेज़बानी कर रहा था। ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो है मतलब सर्वाधिक 5 गोल दागे जाने के लिए गोल्डन बूट का जो प्राइज़ मिला है वो आपका सुनील छेत्री को मिला है। और कैप्टन कौन है? तो वो आपका सुनील छेत्री ही कैप्टन है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे बताया हुआ है सैफ फुटबॉल के बारे में कि सैफ फुटबॉल जो है वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? वो आपका हुआ था 1993 में, इसका पाकिस्तान में किया गया था। और उसका विजेता जो है वो कौन हुआ था? भारत हुआ था। और अब अगर पूछा जाए सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो सैफ होता है SAFF, ठीक है। सैफ का होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो ये भी आप याद रखिए कि सैफ कब जो पहला मैच हुआ था मतलब कब शुरू हुआ? 1993 में हुआ। और पहली बार भारत ने ही जीता था। और इस बार भी जो है आपका 2023 का जो है वो भी भारत ने जीता है। और पूछा जाए कितनी बार भारत ने अब तक ये टूर्नामेंट जीता है, तो 9 बार, 9th टाइम्स जो है भारत ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। आगे कि भारत का 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 83rd ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य एस सामंत। ये जो आपके 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, आदित्य एस सामंत। ये आप याद रख सकते हैं। आगे है कि लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो लक्ष्य सेन ने जो है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, एकल खिताब का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है हाल ही में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है कनाडा ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कोरिया ओपन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोरिया ओपन का खिताब जो है वो साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने युगल खिताब अपने नाम किया। किसका? कोरिया ओपन का। और इस टूर्नामेंट में जो है इन्होंने जो टॉप था नंबर 1 जो जोड़ी था उसे परास्त किया था। आगे हाफमैन कैप 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया ने जो है वो हाफमैन कप 2023 जीता है। और ये किसे हरा के जीता? तो इसने जो है वो स्विट्जरलैंड को हरा के जीता, अर्थात उप विजेता जो है वो आपका स्विट्जरलैंड था। फिर पूछा जा रहा है विंबलडन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। तो ये सही है। कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी है उन्होंने सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हरा के विंबलडन 2023 जीता है। और महिला एकल खिताब की अगर बात करें तो वो आपका मार्केटा बोड्रोसोवा ने जो है वो जीता है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये आपका जो है वो क्या बोलते हैं, ये आपकी चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो ये आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि विंबलडन चैंपियनशिप होता कहाँ पे है, तो लंदन में होता है और जुलाई में हुआ था। और इसके जो विजेता थे पुरुष के वो थे कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और उप विजेता कौन थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया का। जबकि महिला में अगर देखें तो मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जो है ये खिताब जीता था, जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे था, तो वो ओस जैब्यूर को हराया था, ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को। तो देखो ये जो आपका मेन है। और अगर कोई इंडियन इन सब में होता ना, आपका पुरुष युगल महिला युगल, तब ये ज़्यादा पूछा जाता है। और ऐसे जो है आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको ये दिया हुआ रहेगा। आगे कि बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आघव अर्जुन, गोविंद राज, कुलविंदर सिंह या फिर जय शाह। तो याद रखिएगा जो आघव अर्जुन है वो आपके बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। फिर है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है मार्क्स वर्स्टापेन, लुइस हैमिल्टन, डैनियल रिक्यार्डो या स्टॉफेल वार्डोन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टापेन। ये जो है इन चारों जो फार्मूला रेस है उन सभी को इन्होंने जीत लिया है। और अगर पूछा जाए कि ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, तो ये आपका रेड बुल के हैं, रेड बुल के ये खिलाड़ी हैं। तो ये आपका जो है सितंबर मंथ का पूरा प्रतियोगिता दर्पण था, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप अपने इसे दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें। आप समझ सकते हो कि इसे बनाने में कितना आप हमारा टाइम किया होगा, कितना एफर्ट लगा होगा। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपके ये लिए ये बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, तो आप इसे जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें। और भी इससे रिलेटेड आपको करवा दिया जाएगा, जैसे आपको जो इसका सार संग्रह वगैरह भी करवाया जाएगा। और कोशिश किया जाएगा और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस दर्पण में दिए हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को जो है वो करवाया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी तक के लिए थैंक यू।